गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आप बधाई हो तुम्हें। धन्यवाद। ठीक है। और जिस एग्ज़ाम की बधाई मैं दे रहा हूँ वो है, अब आप एडमिशन लेने वाले हैं ISI कोलकाता में, यस सर। है ना? ये कैसा एग्ज़ाम था, किस चीज़ का था? ये एमटेक CSE के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था। और ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में था, यानी पूरे दिन इसका एग्ज़ाम चलता है। जैसे जेई में 2 पार्ट होते हैं, हाँ। वैसे तो इसका जो पहला पार्ट था उसमें OMR से आपको कुछ MCQ, जिसमें गणित और जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। फिर जिन बच्चों की OMR, और जो सेकंड पार्ट होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे टाइप। उसमें कुछ थ्योरम्स वगैरह, कुछ रिजल्ट्स या कुछ उसमें डिस्क्राइब करना होता है कि आप जिस आंसर पे पहुंच रहे हैं, निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, वो कैसे पहुंच रहे हैं, वो लिख के दिखाना होता है। तो ये सेकंड पार्ट होता है और इसमें चॉइस दी जाती है। जैसे जो बाकी स्ट्रीम्स से जो कंप्यूटर में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग स्ट्रीम होता है, और जो ऑलरेडी कंप्यूटर में जिनका बैकग्राउंड रहा है, ग्रेजुएशन में जिनका कंप्यूटर रहा है, तो उनके लिए अलग स्ट्रीम होता है। इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए? इसमें बहुत सारे कोर्स चलते हैं। एमटेक के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका MSc होना चाहिए, चाहे किसी भी गणितीय विषय से हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, और MSc कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब। और या तो बीटेक हो, जिनका बीटेक है वो डायरेक्ट एमटेक के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है? 2 मिला है। 2 मिला है। चलिए, इसकी ढेर सारी बधाई हो आपको। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि और कहाँ कहाँ आपको कॉल मिला? सर, मुझे IIIT हैदराबाद से MS रिसर्च कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मिला। उसका भी एग्ज़ाम था, PGEE एग्ज़ाम होता है। और आइजर से PhD डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें PhD का मिला। और कुछ न्यू IITs में मिले, जैसे जोधपुर, IIT जोधपुर, उसमें MTech AI मिला, इस तरह। ओके। अपना परिचय बताओ, नन्हा सा परिचय। सर, मैं संदीप चटर्जी, मैं धनबाद से हूँ। और अभी मैं यहाँ से BHU से MSc कंप्यूटर साइंस अभी मैंने कंप्लीट किया। और आप मुझे कंप्यूटर साइंस का छात्र बोल सकते हैं। मुझे चीज़ें कैसे काम करती हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर कैसे सब कुछ सॉल्व करता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना और समझना अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब एज ए हॉबी आपने इसको एक तरीके से रिसीव किया है ना? हाँ, अपनी लाइफ में। ये एक टाइम पे मेरा हॉबी था। बाद में जब चॉइस आया कि किस चीज़ पे आगे पढ़ाई की जाए, तो मैंने सोचा कि जब ये काफ़ी पसंद है तो इसको बनाया जाए। मुझे ज़रा सा एक बात बताओ, क्योंकि जब आप ISI का इंटरव्यू देकर आए थे तो काफ़ी कुछ मुझसे कह रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मतलब आपके इस इंटरव्यू को देखें तो उस फेज को बताओ ज़रा सा, इंटरव्यू में क्या कैसे क्या हुआ। हाँ, ये ISI का इंटरव्यू खुद में एक एक्सपीरियंस है। और जिनका इंटरव्यू आता है वो भी थोड़ा घबराते हैं। और कोरा पे या कहीं जहाँ मतलब CS स्टैक एक्सचेंज, गेट ओवरफ्लो, इसमें भी वो पूछते हैं कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में MCQ सॉल्व करना आता है। और अब बहुत जगह इंटरव्यू हट भी चुका है, IITs में हट चुके हैं। जैसे IIIT हैदराबाद था, उसमें भी पहले इंटरव्यू होता था। अब सिर्फ MS रिसर्च में मैंने इंटरव्यू दिया था। MTech के लिए उसमें भी इंटरव्यू हट चुका था। इंटरव्यू काफ़ी हट चुका है, इसके वजह से और डर लगता है कि इंटरव्यू कहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि आपका जो डर था ISI में इंटरव्यू को लेके, हाँ, वो क्या था ज़रा सा? मुझे उतना भी डर नहीं था, क्योंकि पहले मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दे दिए थे। तो लेकिन फिर भी डर होता है, क्योंकि ISC, ISI इनका इंटरव्यू बहुत टफ माना जाता है। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने उसका ऐसा था कि जो फाइनल सिलेक्शन होना था उसमें आपके मार्क्स, मतलब जो एंट्रेंस के मार्क्स थे और इंटरव्यू दोनों का बराबर वेटेज था। मतलब उसके 200 मार्क्स और इसके 200 मार्क्स। तो इंटरव्यू में पहले पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, तो वहाँ बताना होता है। जैसे यहाँ मैंने जो अपने बारे में बताया वो अपना परिचय को YouTube के व्यूअर्स को देख के बताया। वहाँ बताना होता है कि आपका जिस फील्ड में, जिस करियर में, वो सेंट्रिक बताना होता है कि उस पर आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है और उसमें आपका क्या क्या अनुभव अभी तक है। वो बताने के बाद वो उन्होंने गौर किया कि मेरा ग्रेजुएशन DU से था, तो उसके बारे में पूछा, उसमें मार्क्स कैसे आए थे और मेरे उस समय फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे। और BHU के बारे में जब उन्होंने सुना तो उनको काफ़ी खुशी हुई, मतलब चेहरे पे दिख रहा था। उन्होंने भी शायद BHU के बारे में सुन रखा होगा। तो उसमें फिर उन्होंने पूछा कि डिपार्टमेंट कैसा है
और अभी यहाँ के मार्क्स बोले थे, तो मैंने बताया कि अभी मेरा यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद आगे फिर से उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछा। अब यहाँ वो थोड़ा सा ट्रिक कह सकते हैं, छल कह सकते हैं, कर रहे थे कि जो उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे बच्चों से, मैं सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो बाकी भी इंटरव्यू में आए हुए थे उस दिन, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। वो फेवरेट सब्जेक्ट से ना पूछकर कुछ ऐसा कुछ चैलेंजिंग कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में पहले तो मैथ्स नहीं बताया था, उन्होंने फिर मैथ्स ही उन्होंने शुरू किया कि लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स। और वाइट बोर्ड में चॉक दिया, मतलब चॉक दिया और वाइट बोर्ड पर आकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने बोले। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घबरा गया पहले, हालांकि मैंने इंटरव्यूज़ दे चुके थे पर वो कंप्यूटर साइंस पे थे या, लेकिन ISI फंडामेंटल मैथमेटिक्स को चेक करता है कि आप में वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है या नहीं। तो मैंने वो तो उन्होंने इसको भापते हुए कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रूफ करें ना करें, हम आपका अप्रोच देखना चाहते हैं कि आप कैसे, आप जो स्टेप्स लेते हैं वो लॉजिकल होते हैं या नहीं होते हैं, जो मैथमेटिक्स का इंट्यूटिव प्रूफ होता है वैसे। तो उसमें फिर मैं बढ़ता गया, वो उस पर अपने कमेंट भी देते जा रहे थे कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, अच्छा, तो वो किसी तरह प्रूफ हो गया। तो इस पर वो काफ़ी खुश हुए और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर दूसरा भी इसी तरह हो गया, हालांकि दूसरे पे मैंने 2 प्रूफ दिए। पहले प्रूफ में उन्होंने कहा कि ये उतना इंट्यूटिव प्रूफ नहीं है, ये सही है, प्रूफ सही है, आप किसी और तरह से सोच के करें। फिर दूसरा तरीका दिया, उससे वो सेटिस्फाइड हुए। ये क्वेश्चन फुल्ली मैथमेटिकल था? हाँ, पहले मैथमेटिक्स हो रहा था, उसके बाद उन्होंने फिर से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपने एल्गोरिदम बताया था, तो मैंने रिपीट भी किया, तो बोले हाँ। फिर उन्होंने एल्गोरिदम से कुछ क्वेश्चन पूछे, ये लगभग सा कोडिंग राउंड जैसे थे, जैसे कि लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम और हार्ड वैसे। तो जैसे एरे के प्रॉब्लम्स, ग्राफ के, हीप के, ऐसे प्रॉब्लम्स थे। कितना देर तक का इंटरव्यू चला था? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू सिर्फ 10-15 मिनट चला था। बाकियों का 1-1 घंटा चल रहा था। और उस दिन मेरी बारी बिल्कुल 5 बजे आई थी। मुझे तो डर था कहीं ट्रेन मेरी ना छूट जाए। मैं सुबह गया था और आ गया था, क्योंकि वो मैंने जब जवाब दे दिया था तो वो खुश हो गए थे। तो इसी में डिसीजन हो जाता है, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाए या काफ़ी बुरा जाए, तो काफ़ी छोटा रहता है। तो काफ़ी छोटा रहा था मेरा इंटरव्यू। और लास्ट में एक्सीलेंट भी बोला था ना उन्होंने? हाँ, लास्ट में उन्होंने एक्सीलेंट बोला था, वी आर सेटिस्फाइड। और फिर उन्होंने डिस्कस भी किया था कि कैसे क्लास कब से स्टार्ट होगी, कैसे कुछ करना होगा। BHU के बारे में कुछ बताओ। BHU में आपका 2 साल का सफ़र लगभग अब तय हो गया। BHU मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका जो टैगलाइन है, सर्व विद्या की राजधानी, ये बिल्कुल सूट करता है। क्योंकि यहाँ जब मैं रहा तो मेरे दोस्त बने, वो सोशल साइंस से, म्यूज़िक से, डांस से, फाइन आर्ट्स के भी कुछ मिले। यहाँ बाहर भी जाते हैं, कभी लंका जाते हैं। कल मैं जब आया था घर से तो यहाँ पे खाना खा रहा था बाहर, तो उसमें भी एक चित्रकार मिले। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो कॉलेज में और जो मतलब महाविद्यालय में और जो विश्वविद्यालय में भी जो फ्रेंड्स बनते हैं, वो सुना है कि जीवन तक रहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ अच्छा है कि आप सोचिए कि आपके चित्रकार दोस्त रहेंगे, पत्रकार दोस्त रहेंगे, कुछ फिल्मकार दोस्त रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, लेकिन ये तो संयोग की बात होती है ना। कई बार ऐसा होता है कि कहते भी हैं तो कि फ्रेंड्स आर नॉट मेड, वो बनाए नहीं जाते, बल्कि सही बात, वो आपको प्राप्त होते हैं, मतलब संयोग से आपको मिलते हैं। एक बात बताओ, जैसे आपके जो जूनियर्स हैं, हाँ, उनके बारे में क्या कहोगे? जैसे उनकी भी इच्छा होगी कि सीनियर्स यहाँ जा रहे हैं, तो जूनियरों को कुछ सलाह क्या दे सकते हो? मतलब कंप्यूटर साइंस के जूनियर्स या इन जनरल? कंप्यूटर्स, पहले तो कंप्यूटर साइंस के ही जूनियर्स के बारे में बताओ। कंप्यूटर साइंस के जूनियर्स को मैं बोलूँगा कि आप इंजॉय कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका फील्ड सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कीजिए और एक्सपीरियंस गेन कीजिए। और किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस ऐसा विषय है कि इसमें आपको कभी भी लैब या कुछ इंस्ट्रूमेंट या कोई सुविधा आपका कभी बाधक नहीं बनता। जैसे फिज़िक्स के बच्चे को हो सकता है कि काश वो फ्रेनेल लेंस खुद से देखा होता, या उसको कोई इंस्ट्रूमेंट, महंगा इंस्ट्रूमेंट, नैनो पार्टिकल, उसको सैंपल उसको मिले होते। लेकिन कंप्यूटर ऐसा विषय है कि आप किसी एक कोने में बैठ के सोचकर आप प्रॉब्लम्स अलग अलग सोच सकते हैं। और कंप्यूटर एक होना चाहिए इक्विपमेंट। अगर एक बार आपको वो, कुछ बच्चे ऐसे भी अंडर प्रिविलेज्ड होते होंगे जिनको कंप्यूटर शायद ना मिलता हो, एक बार मिल गया तो फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए भारत के इंस्टीट्यूशंस की भी रैंकिंग बढ़ रही है। आप पहले देखते होंगे कि भारत के कोई भी इंस्टीट्यूट
200 के अंदर नहीं थे, अब 100 के भी अंदर घुस चुके हैं जो टॉप IITs हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले रिसर्च पेट्रोलियम और इन सब पे था, अब रिसर्च डेटा पे और कंप्यूटर्स पे हो रहा है। और पहले जो मैकेनिकल और पेट्रोलियम वाला जो रिवॉल्यूशन था उसमें भारत काफ़ी पीछे था। उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 15वीं सदी में आ गया था, हमारे यहाँ आते आते 17वीं 15वीं यहाँ जहांगीर और मुग़लों का राज था। उसके बाद 17वीं सदी में जब वो आए यहाँ पर, भले ही वो लूटने के मकसद से आए, लेकिन तब यहाँ पर आया वो स्टीम इंजन और सब कुछ। उसके बाद पेट्रोलियम में भी आया, लेकिन काफ़ी धीमे आया, पॉलीमर्स बनने से लेकर सब कुछ वो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की मदद से हो पाया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब जब डेटा रिवॉल्यूशन आ रहा है तो ये फासला महज 50 साल या 30 साल का, मतलब आधे सदी का फासला है। उसमें भी अब जब इंटरनेट आ रहा है, जैसे 4G 5G आ रहा है, ये काफ़ी अब तेज़ी से आ रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि अब जब आप कोई स्टूडेंट है जो मेरे जूनियर्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ से उत्साह लीजिए, इस चीज़ से प्रोत्साहन लीजिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा अवसर है। हाँ, काफ़ी अच्छा अवसर है इसका। हाँ, और अभी ये और हो सकता है कि भारत से बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, जो अभी के जो अच्छे विद्यार्थी हैं अच्छे विश्वविद्यालयों में, वो बने। हाँ, एक चीज़ मैं मना करना चाहूँगा कि कुछ लोग कंप्यूटर साइंस को ईजी समझते हैं, और अब वो नज़रिया है, आप एक नज़रिए से देखेंगे तो आपको सोशल साइंस भी ईजी लग सकता है, फिज़िक्स भी ईजी लग सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको तैयारी UPSC वगैरह की करनी होती है, आगे MBA करना होता है, अब बैकअप के लिए वो आर्ट्स या कॉमर्स में नहीं फंसना चाहते हैं तो कंप्यूटर ले लेते हैं। इसके दो वजह होते हैं। एक वजह होता है कि उनको लगता है कि कंप्यूटर में कुछ भी हो तो उसको जॉब मिल जाएगी, और दूसरी वजह होती है कि उनको लगता है कि ये थोड़ा हल्का रहेगा, उनके जो मेन स्ट्रीम जो उनका चीज़ था UPSC या CAT या वो, उस पर ये वज़न नहीं डालेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स खुद को कंप्यूटर साइंस का अगर समझते हैं तो फिर वो कंप्यूटर साइंस में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस को अगर आप खुद को कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट मानते हैं तो कंप्यूटर साइंस को भी आपको उतना वैल्यू देना होगा। हाँ, उतना तरजीह देना होगा, उतना वैल्यू देना होगा। और उसको आगे क्या विचार है बाबू आपका करने मुझे का? कंप्यूटर साइंस पे रिसर्च करना है और कंट्रीब्यूट करना है, अपना खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन, खुद के कुछ डिस्कवरीज कंप्यूटर साइंस की दुनिया को देने हैं। अभी मैं जब विश्वविद्यालय में था तो मैंने NLP और AI सीखा था। उसमें मैंने कुछ छोटे छोटे काम किए थे, और मेरा थीसिस भी NLP पे है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। ये वो प्रक्रिया या आप कह सकते हैं वो विज्ञान है जिससे हम कंप्यूटर को हमारे जो विकसित भाषाएँ जो नेचुरली इवॉल्व हुए हैं उन भाषाओं का ज्ञान दे सकते हैं, और वैसे ही हमारे कंप्यूटर वैसे प्रोसेस कर पाएगा जैसे हमारा मानव मस्तिष्क करता है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आज के समय में AI का बोलबाला है, लोग सारे लोग ट्यून्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं AI जो है मानव के लिए भी तो बाधक होगा। नहीं, ये बाधक नहीं होगा। जैसे AI का बोलबाला या AI की जो चिंगारी है वो लगभग ऐसी है जैसे जब आग की खोज हुई होगी, तो शुरू में मानवों को भी लगा होगा कि आग हमारे लिए खतरा भी है। उसी तरह फिर चक्के की खोज हुई, फिर आप कोई भी छोटा सा चीज़ ले लीजिए, जैसे घास की कटाई की है, तो ऐसा नहीं कि घास की कटाई ने एक मानव को हटा दिया, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। घास की कटाई को जो चलाने वाला है वो भी मानव ही है। हाँ, AI इसमें से थोड़ा अलग है, क्योंकि लोगों को कहना है कि जो आग था, जो घास कटाई की मशीन थी या बुआई की मशीन थी, उसका नियंता, उसको जो कंट्रोल करता था वो भी मानव था। लोगों को ये डर है कि AI फिर से मानव जैसा ही बन जाएगा, और ये लोगों को लग रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है AI। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि AI अगर वो बढ़ेगा भी तो वो जीवों को नष्ट करे, ये सब करे, ऐसे होने में अभी बहुत समय है, और ऐसा होगा भी नहीं। मानव बनाएंगे तभी ऐसा बनेगा खुद से, क्योंकि मानव ही तो AI बना रहे हैं। मज़ेदार बात ये भी है ना। हाँ, तो इस हिसाब से लगता है कि AI थोड़ा अलग है, तो इस चीज़ का एक डर है, वो अलग डर है। लेकिन जहाँ तक नौकरियों के जाने का डर है, ChatGPT से ये सब, उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, लोगों के काम बदलेंगे। जैसे पहले टाइपिंग एक काम होता था, टाइपिंग के इंस्टीट्यूट्स, अभी दुर्गा कुंड में भी आप जाएंगे, वहाँ अभी भी कुछ बंद पड़े इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग सेंटर्स हैं, जो कभी टाइपिंग सिखाते थे, और टाइपिंग रोज़गार का होता था। अब फ़ोन में ही लोग टाइप करके रेज्यूमे बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। तो एक तरह से मानव धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो जॉब्स बदल रहे हैं, ये नहीं कि जॉब्स जा रहे हैं। राइट। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताओ, जैसे अभी जो इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिवली क्या है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार का जो सिनेरियो है, और गवर्नमेंट भी क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट हर सेक्शन में
ठीक है, अगर एक तरीके से पॉइंट आउट करने लगे कि यहाँ इतना रोज़गार, यहाँ इतना रोज़गार, तो फिर वो भी पाइपलाइन करके सारी चीज़ों को वैकेंसी तक डेवलप करना, फिर लोगों को लगाना, तो ये जो स्वरोज़गार की बात होती है, ठीक है, या जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और उस प्राइवेटाइजेशन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे देश में हाँ दोहन तो हो रहा है, और साथ साथ सिनेरियो ये हो रहा है कि प्राइवेट जॉब भी हम करें तो हम किस लायक हैं, खुद एनालिसिस करना बड़ा टफ है, ठीक है। मैं एक चीज़ पूछूंगा कि क्या ऐसा भी सिनेरियो डेवलप हो सकता है कि हम अगर वीडियो कॉल पे बात करें, ठीक है, हम तुमसे बात करें, तो जो अभी सामने बैठकर बात कर रहे हैं वैसा इम्पैक्ट वीडियो कॉल के थ्रू भी हो, क्या ऐसी संभावना बन सकती है? हाँ, ऐसा आ रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रहा है। एप्पल में भी हाल में उन्होंने 3D विज़न कैमरा दिया है, उसको टक्कर देते हुए एक चाइनीज़ कंपनी ने, Xiaomi ने दिया है, और ऑगमेंटेड रियलिटी अब आम हो जाएगा। तो लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि जैसे हम आपको बोलें कि आप सच बोलो, आप गलत काम ना करो, तो जो इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल इम्पैक्ट, हाँ, क्या सेम इम्पैक्ट वो डाल पाएगा? नहीं, इसकी कोशिश की जाएगी, लेकिन हमेशा जो फिजिकल प्रेजेंस है वो थोड़ा सा फ़र्क करता है। जैसे कॉल पे आप बात करें और सामने बात करें, थोड़ा सा करता है, क्योंकि हमें मन में अंदर पता होता है कि ये व्यक्ति सामने है। हाँ, लेकिन जैसे उसमें भी ऑगमेंटेड रियलिटी में भी फिर आगे चैलेंजेस आएंगे, जैसे टेक्टाइल सेंसिंग का, टच सेंस कर पाएँ, स्मेल सेंस कर पाएँ, इन सब पे आगे काम। स्मेल पे चाइना ने बहुत काम किया है, उस पर बहुत रिसर्च पेपर्स हैं। टेक्टाइल का आ चुका है, अब शायद आ भी जाएगा। और अब कंप्यूटिंग में भी हो रहा है कि वो इनपुट अब आपको सामने दिख रहा है, विंडोज़, उस पर आप टच कर रहे हैं तो वो काम हो रहा है। तो अलग अलग जेस्चर, सेंस, ये सब हो रहा है। कुछ दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि इससे व्यूअर्स जो हैं दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपका चैनल देखता था बहुत पहले से, और मुझे अच्छा लगता है कुछ, जैसे मैं BHU से जुड़ा हूँ तो BHU के बारे में मुझे कुछ दिखता है, जैसे कुछ महोत्सव दिखता है। मैं खुद भी अलग अलग जगह जाता हूँ और वीडियो वगैरह बनाता हूँ, स्टेटस पे लगाता हूँ, तो यहाँ भी मुझे जानकारी काफ़ी सारी मिल जाती है। मुझे शेयर करना अच्छा लगता है और जानना भी। तो ये जानकारी वाली पार्ट भूमि से मिलती है। जैसे मुझे याद है कि ये फूल पहली बार उगे। अच्छा, ये फूल ना, हाँ, सावन में ये ऐसा होता है कि रथ यात्रा के 2-3 दिन बाद बारिश होती है, उसके बाद वो कामाख्या, ये सब हमारे उधर पूजा होता है। उसके बाद कुछ दिन बाद जब सावन का पहला दिन आता है तभी ये फूल आ जाते हैं। पिछली बार आपने इसको, मतलब एक एक बारीकी जो कैंपस में होती है, चाहे गौशाला से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट हो, वैदिक शोध केंद्र हो, पूरे कैंपस का आप भ्रमण करा देते हैं एक तरह से। और जो भी नई नई चीज़ें आती हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से देखता। जन्माष्टमी आई थी पिछली बार, और पहला सावन का पिछली बार वो सोमवार को जो दर्शन कराया था, मतलब यात्रियों से बातचीत की थी, तो ये सब अच्छा लगता है। चलिए, तुम्हें ऑल द बेस्ट, क्योंकि भारत को एक साइंटिस्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।